Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 10, continuation of third chapter, motion and straight line. Today we are going to discuss about very important topic, calculus. Calculus तो एक्चुअल में आप मैथ्स में भी कवर करोगे, बट हमें सर्टेन एक्सटेंट तक रिक्वायरमेंट है कैलकुलस की फॉर अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स ऑल्सो, या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जो विदाउट कैलकुलस वी कांट डू. तो हम कैलकुलस लर्न करेंगे बट नॉट इन वेरी डिटेल. हम उतना ही करेंगे जितना हमें फिजिक्स के लिए रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है. सो अगर हम कैलकुलस फोकस करते हैं तो कैलकुलस में अगर हम देखते हैं तो मेनली दो टाइप हम डिस्कस करते हैं इस केस में. एक हो गया डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरा होगा इंटीग्रल कैलकुलस. तो डिफरेंशियल कैलकुलस एंड वन इज द इंटीग्रल. तो अभी मैं इंटीग्रल वाले पे फोकस नहीं करूंगा. जब ये टॉपिक आएगा तो दैट टाइम वी विल फोकस अबाउट दिस वन. डिफरेंशियल जो कैलकुलस होता है ना, उसको हम डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन बोलते हैं. तो ये चीजें समझने से पहले ना, ये जो डेरिवेटिव क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, ये एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना तो ये बेसिकली ग्राफ से ही रिलेटेड है. इट्स रिलेटेड टू ग्राफ. ग्राफ में क्या था ना, अगर आपको याद होगा, ग्राफ में अगर मुझे कोई क्वांटिटी फाइंड आउट करनी थी तो हमने दो कंडीशंस लिए थे. एक था स्लोप और दूसरा था एरिया. तो मैं जस्ट समझने के हिसाब से जस्ट ऐसे मैं बता देता हूं कि जो डिफरेंशिएशन होता है ना, ये एक्चुअल में देखा जाए तो ये अ टाइप ऑफ स्लोप ओनली. जो डिफरेंशिएशन होता है एक तरह से स्लोप ही होता है, और जो इंटीग्रल होता है मतलब इंटीग्रेशन, ये एक तरह से ना एरिया ही हो गया किसी ग्राफ का. ठीक है. तो जब हम ना इंटीग्रेशन करेंगे उस टाइम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट अभी हम देखते हैं कि ना किस तरह से डिफरेंशिएशन ना अ टाइप ऑफ स्लोप ही होता है. ठीक है. और उसके अलावा डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे. देन विल स्टार्ट सॉल्विंग न्यूमेरिकल. ठीक है. तो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट. तो डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट द स्लोप एंड इंटीग्रेशन नथिंग बट द एरिया ऑफ अ ग्राफ. ऐसा जनरल टर्म में अगर समझना है. अब उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, पहले तो मैं डिफरेंशिएशन पे फोकस करूंगा, एरिया तब फोकस करेंगे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे. ठीक है. तो अभी हम डिफरेंशिएशन पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से स्लोप को हम डिफरेंशिएशन कंसिडर करते हैं, और डिफरेंशिएशन क्या इंडिकेट करता है वो चीज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो ये क्या करें कि आप लोग एक ग्राफ ले लो. यू टेक वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. ठीक है. अब अजम्पशन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां पे क्या होगा, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया. मान लो मैंने इक्वेशन भी मैंने एक्स और वाई के टर्म में ही ले लिया. फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन द इक्वेशन आल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई. तो ये क्या है, y इज इक्वल टू कोई 2x करके कोई इक्वेशन है जिसका मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं. अच्छा, यहां पे कैसा है ना कि आप अगर देखोगे ना तो ये x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, दोनों चेंज होंगे. बट ना यहां पे जो x होता है ना, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y होता है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. अब ये इंडिपेंडेंट क्यों होता है, क्योंकि इसकी वैल्यूज ना आप अपने चॉइस से सेलेक्ट कर सकते हो. करेक्ट ना. मतलब आप इसको 1 ले लो, चाहिए तो 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, तो यू आर फ्री टू सेलेक्ट दिस वैल्यू. बट ये वैल्यू ना वो फ्रीडम नहीं है इसके पास. वाई? क्योंकि आप x की जो वैल्यू लोगे ना उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू चेंज होगी. फॉर एग्जाम्पल जब वहां पे आपने 1 लिया होगा तो ये क्या होगा, ये 2 रहा होगा. जब आपने 2 लिया होगा तो ये 4 रहा होगा. जब आपने 3 लिया तो ये 6 रहा होगा, और ये क्या होगा 8. करेक्ट. अब बोले इसके लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया, अगर ये 1 होगा तो ये 2 है, ऐसे करके. तो मान लो कि ना हमने ग्राफ प्लॉट किया. आप अगर मैथमेटिकली प्लॉट करके देखोगे तो आपको ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा. ठीक है. अब मैं वो प्लॉट करके नहीं दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि ए इक्वेशन है, इसमें से एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चॉइस हमारे ऊपर डिपेंड होती है कि हमने कोई वैल्यू पुट किया उसके हिसाब से, या क्वेश्चन में दिया हुआ है. और जो y होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू x y की वैल्यू चेंज होगी. तो यहां पे ना इसको और दूसरे तरीके से अगर हम बोलेंगे ना तो इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं. साइंस मैथमेटिक्स का पढ़ना है तो आप बोल सकते हो y इज फंक्शन ऑफ x. मतलब जो y हो x के ऊपर डिपेंड है, तो ये होता है y इज, और मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं f ऑफ x. मतलब y इज द फंक्शन ऑफ x. मतलब आप x की वैल्यू को चेंज करोगे तो y की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी. तो वही सेम क्राइटेरिया यहां पे देना कि अगर आप x की वैल्यू को चेंज करोगे तो ग्राफिकली आप देखोगे तो y एक्सिस की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी. अब अगर हम ना स्लोप पे फोकस करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन ना एक तरह से स्लोप ही है, तो अभी हम देखते हैं कि स्लोप के कैसे रिलेटेड है. तो अगर आप मान लो कि स्लोप लेते हो तो स्लोप का जो क्राइटेरिया हमने अब तक डिस्कस किया था, देखो एक तरह से स्लोप देखा जाए तो स्लोप इज अ tan थीटा. बराबर. स्लोप इज tan थीटा, और उसकी वैल्यू और क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन क्या होगा, ये x2 माइनस x1. क्लियर. सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जो स्लोप होता है ना ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है. ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मान लो कि आप कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, जैसे कि आपने यहां ले लिया पॉइंट ए और पॉइंट बी ले लिया. ठीक है. देन यू हैव टेकन पॉइंट सी और ये पॉइंट
डी ले लिया है, तो पॉइंट ए और बी पे जो आपने स्लोप निकाला, पॉइंट सी और डी पे जो आपने स्लोप निकाला, वो स्लोप क्या होगा, सेम होगा, करेक्ट, दोनों के स्लोप सेम होगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे क्या होगा कि ये जो है y इज अ फंक्शन ऑफ x, और इस ग्राफ का अगर मैंने स्लोप निकाला, मतलब जो यहां पे आपको मिला वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्या होगा, आपको वैल्यू x1, y1 मिला, ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2, y2 मिला, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, तो उनका स्लोप आपने फाइंड किया, दोनों केसेस में स्लोप क्या होगा, सेम हो गया। तो अगर आपको लेना तो आप यहां पे लिखो ये स्लोप 1 है फॉर एग्जांपल, और ये जो है ये स्लोप 2 देगा आपको फॉर एग्जांपल, ठीक है। बट हमें क्या मिलता है कि जो स्लोप 1 की वैल्यू है और जो स्लोप 2 की वैल्यू है वो दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर। दूसरा जो पॉइंट इसमें मैं ऑब्जर्व करना वो ये है कि जो आपने दो पॉइंट सेलेक्ट किया है ना स्लोप के लिए, ए और बी, अगर उनको आप ज्वाइन करते हो तो यू विल फाइंड आउट देयर इज अ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इन द सेंस कि ए से बी तक जाने के लिए ना कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा होगा, है ना। तो यू कैन सी ईच एंड एवरी पॉइंट इज कनेक्टेड टू ईच अदर, और उस तरह से आप डी पे पहुंचते हो। वैसे अगर आप यहां पे ले रहे हो सी से डी तक पहुंचना है, तो सी और डी पॉइंट देयर इज अगेन कंटिन्यूटी, ठीक है। अब कंटिन्यूटी पर भी क्यों फोकस कर रहे हैं, उस पार्ट को भी देख लेते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आपको एक ऐसा ग्राफ ले लो जिसमें ना आपको ऐसा कांस्टेंट स्लोप नहीं मिल रहा होगा। तो जैसा मैं अजम्पशन के लिए लेते हैं, चलो ठीक है, हमने ग्राफ ले लिया। अगर आपको पता होगा ना एक्सेलरेटेड ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आप लेते हो ना, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द एक्सेलरेटेड मोशन, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका ग्राफ या डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, बराबर। तो ये पर्टिकुलर पार्ट होगा। अभी क्या कह रहे हैं कि अगर आप ना इस ग्राफ को स्टडी करना चाहते हो, मान लो ये हो गया आपका y एक्सिस का वैल्यू, हो गया x एक्सिस का वैल्यू, ठीक है। अब इसमें आपने दो पॉइंट ले लिए, ठीक है। चलो हमने एक पॉइंट यहां ले लिया, ये हमारा पॉइंट A है, ठीक है, ये हो गया पॉइंट B हो गया, बराबर। अब क्या कह रहे हैं, जैसे हमने यहां पे बताया ना पॉइंट A और B पे आपने मार्क किया, यू हैव टू फाइंड आउट द स्लोप। तो इसमें भी हो सकता है हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं, हो सकता है नहीं हो सकता, दैट विल सी। बट अभी देखते हैं कि क्या होता है कि अगर अब यही करना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करना, तो हम तो कर ही सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग टास्क। हम इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड आउट कर लेंगे, x1, y1, इसका हमने निकाला x2, y2। बट अब प्रॉब्लम क्या होता है कि दे आर सेइंग कि देखो इनमें कंटिन्यूटी है क्या। तो व्हेन यू आर ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम A टू B, आपको दिखता है कि जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया वो कहीं और पे, और ये पर्टिकुलर पार्ट कहीं और पे, इट्स मीन दैट देयर इज नो कंटिन्यूटी। मतलब ये जो हमने A पे वैल्यू लिया हो x1, y1, और जो B पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है x2, y2, उनमें कोई कंटिन्यूटी है ही नहीं। तो स्लोप अगर फाइंड आउट करते हो तो देयर इज नो कंटिन्यूटी। और एक और चीज होता है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव का क्या क्राइटेरिया है कि आप अगर किसी भी सेक्शन को स्टडी कर रहे हो तो देयर शुड बी कंटिन्यूटी। अब अगर आप स्लोप ले रहे हो तो कंटिन्यूटी नहीं है तो क्या मतलब है फिर, तो ये स्लोप का कोई सेंस ही नहीं है ना, क्योंकि हमने लेते हैं टेन थीटा लेते हैं ना, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, दैट शुड बी कंटिन्यूटी, है ना। ऐसा मतलब अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है तो यू कांट टेक द स्लोप प्रॉपर्ली, तो मतलब वो पूरे सेगमेंट का या पूरे पार्ट का स्लोप नहीं आ रहा है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आपको ना ऐसे पॉइंट को लेना है, ए एंड बी को इस तरह से लेना है, सो दैट देयर शुड बी कंटिन्यूटी, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो अब कंटिन्यूटी कैसे होगी, तो दे आर सेइंग कि अब इसको ना आप क्या करो, पॉइंट बी को धीरे धीरे क्लोज लेके आ जाओ, यू कीप ब्रिंगिंग क्लोजर। अच्छा, एक और चीज होता है कि इस ग्राफ में जब ऐसा ग्राफ है तो इस ग्राफ में क्या होगा, स्लोप इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीजिंग कैसे होता है कि अगर मान लो थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो टेन थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। साइन थीटा जो है, थीटा इंक्रीज होगा, साइन थीटा इंक्रीज होगा, तो उसके हिसाब से देखो तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंक्रीज होता है, कॉस थीटा डिक्रीज होता है, इसके वजह से होगा टेन थीटा इंक्रीज होगा। तो अगर एंगल इंक्रीज होगा तो स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ये बोल रहे थे कि सिर्फ अगर पॉइंट ए पे मुझे स्लोप लेना है तो व्हाट शुड आई डू, तो उसका भी एक कंडीशन होता है। ध्यान सही, अगर आपके पास ऐसा कोई कर्व है तो कर्व का हम कैसे निकाल दो, तो जिस पॉइंट आपको स्लोप फाइंड होगा ना वहां का टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है, टेंजेंट। जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसके हिसाब से आप ये कंडीशन ले लो, फिर आप उसका जो भी रहेगा आप फाइंड आउट करो। तो ये बोल रहे हैं कि अगर ये लाइन को आप आगे एक्सटेंड करते हो तो विद एक्स एक्सिस इट इज मेकिंग सम एंगल, ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, हो गया थीटा 1। अब बोल रहे कि मान लो अगर आप यहां पे फाइंड आउट करना चाहते हो टेंजेंट, तो ये टेंजेंट क्या होगा, ऐसे। तो अब ये टेंजेंट है ना, जब एंगल बनाएगा ना तो ये टेंजेंट का एंगल क्या होगा, तो अभी देखो यहाँ पे, इफ यू आर टेकिंग लाइक दिस ना, ये यहाँ पे, तो ये जो एंगल होगा ना, अब कंपेरेटिवली देख लो ना आप कि अगर ये लाइन है ना इसको इंटरसेक्ट करने वाली है इस टेंजेंट को, मतलब क्या होगा, तो जो थीटा 2 का एंगल है वो ग्रेटर है। मतलब अगर ऐसा देख लो कि अगर ये थीटा 2 है, अगर थीटा 1 की वैल्यू इससे ग्रेटर होती या इसके इक्वल होता तो इस लाइन पे होता,
अगर उससे ग्रेटर होगा वो कभी भी इस लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करता। अंडरस्टूड? ये उसको इंटरसेक्ट करेगा तभी जब उसका एंगल स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे बात θ1 एंड θ2 अगर मैं लेता हूं तो दोनों का एंगल सेम नहीं है। मींस क्या हो गया, θ1 एंड θ2 वेन सेम, तो θ2 का एंगल इज ग्रेटर देन θ1। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो स्लोप मतलब tan थीटा, जो tan θ1 होगा एंड tan θ2 होगा, तो कौन सा ग्रेटर होगा, tan θ2 विल बी व्हाट, ग्रेटर। तो tan θ2 ग्रेटर है, इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ग्रेटर। तो अब यहाँ पे स्लोप कम है, आगे जाने का स्लोप क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो वो भी देख सकते हो ना कि देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। जैसे यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी दिख रही है ना आपको, तो आप किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप निकालो और किसी भी दो सेक्शन पे निकालो, आपका स्लोप का वैल्यू फिक्स है। बट यहाँ पे क्या है, स्लोप की वैल्यू फिक्स नहीं है। तो अब प्रॉब्लम ऐसा होता है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि देयर इज नो कंटिन्यूटी। ये स्लोप इक्वल होता हर पॉइंट पे तब, या हर पार्ट के इक्वल होता तब जब वहां पे कंटिन्यूटी होती है। तो अब क्या करना है, हमारे लिए बहुत कंपल्सरी हो गया है, क्योंकि ना स्लोप इसका सेम नहीं हर पॉइंट पे। तो हमें ऐसे पॉइंट सेलेक्ट करने हैं जहां पे हमें एक पर्टिकुलर स्लोप मिला है एंड देयर शुड बी कंटिन्यूटी। तो हम कंटिन्यूटी वाले पर्टिकुलर पार्ट पे स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अब क्या होता है कि ये जो पॉइंट भी है ना, उसको आप क्लोजर लेके आ रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग क्लोजर। ठीक है, तो आप इतना क्लोज लेके आ जाते हो, ठीक है, इतना क्लोज लेके आ जाते हो क्या, इफ यू नो कि अगर हमने कोई सर्कुलर पार्ट लिया ना, इफ यू टेक अ सर्कल, तो सर्कल का जो स्मॉल पार्ट है ना, दैट विल बिहेव एज व्हाट, स्ट्रेट लाइन। तो दे आर सेइंग कि यू आर ब्रिंगिंग पॉइंट बी को, एक टाइम ऐसा आता है कि पॉइंट बी को आपने बहुत क्लोज लेके आ गए हो, पॉइंट बी को यू आर ब्रिंगिंग वेरी क्लोज टू दिस, लाइक दिस, एंड व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग डीपली, तो इट्स लुकिंग लाइक कि ए बी है वो स्ट्रेट लाइन की तरह काम कर रहा है। तो यू कैन फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, तो अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, ये यहां पे कैसा है कि इसका अगर मैं स्लोप निकाल रहा हूं ना, इफ आई एम टेकिंग द स्लोप ऑफ दिस वन, ये वही सेम क्राइटेरिया होगा, ये होगा y2 माइनस y1 अपॉन क्या होगा, ये x2 माइनस x1। देन दे आर सेइंग y2 माइनस y1 इज नथिंग बट द dy एंड x2 माइनस x1 इज नथिंग बट dx। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, एक स्मॉलेस्ट पार्ट का स्लोप निकाल रहे हो जिसमें क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। सो बेसिकली बोलने का ये मतलब हो गया कि द स्टडी ऑफ अ वेरी स्मॉल पोर्शन where there is a continuity होनी चाहिए, प्लस there should be the change, यहां पे क्या होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब जो y की वैल्यू है जब x के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, और इस चेंज को आप कहां पर स्टडी करो, दिस चेंज को आप स्टडिंग एट अ वेरी स्मॉल सेक्शन एंड दैट सेक्शन शुड शो कंटिन्यूटी। आप उसको बिगर स्केल पे स्टडी नहीं कर सकते हो, बिगर स्केल पे क्यों नहीं स्टडी कर सकते हो, बिकॉज देयर इज नो कंटिन्यूटी। तो आप उसको कंटिन्यूटी जनरेट करने के लिए यू आर टेकिंग अ वेरी स्मॉल सेक्शन एंड दैट स्मॉल सेक्शन इज शोइंग अ कंटिन्यूटी। तो स्टडी ऑफ दैट स्मॉल सेक्शन टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट इज द डिफरेंशिएशन। तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब y की वैल्यू है, x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वो चेंज को हम स्टडी कर रहे हैं बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x, वी आर स्टडीइंग द चेंज ऑफ व्हाट, y। तो वो जो आप चेंज स्टडी कर रहे हो फॉर द स्मॉल सेक्शन, वही हो गया आपका डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और दूसरे वे से देख लेते हैं। मान लीजिए क्या कहते हैं ना कि सपोज दैट कि इस पॉइंट को अगर मैं और भी क्लोज लेके जाता हूं, हो सकता है मैं इससे और भी क्लोज लेके चला जाऊं, मतलब इतना क्लोज लेके चला गया ना कि ये जो वैल्यूज है ना वेरी क्लोज टू जीरो, जो चेंज है, मतलब जो डिनोमिनेटर वैल्यू है dx, ये जो dx की वैल्यू है इट इज वेरी क्लोज टू जीरो। तो ये क्या होता है, जब ये वेरी क्लोज टू जीरो होगा, मतलब ये वैल्यूज को और स्मॉलर करोगे तो क्या होगा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिख सकते हो आप इसको। ये ना थोड़ा सा कंसिडरेबल सेगमेंट है, इट्स अ स्मॉलर, नॉट वेरी स्मॉल बट इट्स स्मॉल। मतलब एक पोर्शन है जिसको आप ना कंसिडर कर सकते हो कि हाँ ठीक है, इसका ना थोड़ा थिकनेस है या उसका थोड़ा लेंथ है, वैसा आप कंसिडर कर सकते हो। तो वो हो गया dy बाई dx। बट अगर आप उससे भी स्मॉल लेने लगे है ना, वेरी क्लोज टू जीरो, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो चेंज इन डेल्टा x है, मतलब ना डेल्टा x टेंड्स टू व्हाट, जीरो, डेल्टा x टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि वी आर स्टडीइंग द चेंज इन x विच इज वेरी क्लोज टू जीरो। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप इमेजिन करो जीरो, मतलब हो सकता है ना कि x कोई वैल्यू है जिसकी वैल्यू ना जीरो से कहां पे चेंज हो गई, या मान लो कि ये वैल्यू पहले कितना था, ये 0.00000000001 था। अब जो नया चेंज हुआ क्या है 0.0000000, ये 0, ये 9 समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये दोनों में जो चेंज हुआ है वो क्या है, वेरी क्लोज टू जीरो है। दे आर सेइंग इस चेंज के लिए आपने y को स्टडी कर रहे हो, इस चेंज के लिए आप y को स्टडी कर रहे हो। तो अभी क्या होगा, जो y का वैल्यू चेंज होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन द वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ x।
तो अगर इस कंडीशन को भी वो फॉलो करता, प्लस क्या होना चाहिए, ये भी ना कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ये भी ना कंटिन्यूटी। मान लो अगर किसी पॉइंट पे लिमिट, इसको बोलते हैं हम लिमिट बोलते हैं, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर लिमिट फॉलो हो रहा है तो वो डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो सकता है या डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो सकता है। मतलब समझ लो कि ना, ये जैसे अभी ये ए बी वाला पार्ट है, मान लो ए बी वाले पार्ट को मैंने ऐसे ले लिया, यहाँ पे ना ये ए बी वाला पार्ट है, ठीक है, ये हो गया ए बी वाला पार्ट, गॉट इट। अब ये बोल रहे हैं कि उसको और पास में लेता है, यहाँ पे आ गया ये पॉइंट बी। बोल रहे हैं कि ये ना बहुत क्लोज टू जीरो है, अगर इनके बीच में कंटिन्यूटी होगा तभी तो आप आगे जाके कंटिन्यूटी शो करोगे। सो अगर लिमिट एग्जिस्ट होगा तभी डेरिवेटिव आपको मिलेगा या डिफरेंशिएशन मिलेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट। तो क्या होता है, यही जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, फ्यूचर में जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, डी वाई अपॉन वॉट, डी एक्स। अब तक जो हमने समझा उसमें क्या बात समझनी है वो चीजों को आप एक बार देख लो कि अब अगर हमारे लाइफ में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, इतने सारे टर्म्स है, तो अब हमें ना कैलकुलस को इंट्रोड्यूस क्यों करना है। तो ये अगर ना आप देखो, यहां पे स्लोप निकाल के जब कंडीशन चल ही रहा था, तो ये नए स्लोप को डिफरेंशियल टर्म में क्यों लेना है, व्हाई आर वी सपोज्ड टू टेक द डेरिवेटिव एंड ऑल। तो ये जो आपने यहां पे स्लोप निकाला ना, ये कैसा है कि ये यूनिफॉर्मिटी दिखाता, देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी इन दिस। बट यहां पे जो स्लोप होता है ना, वो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो होता वेरिएबल। तो मोस्टली हम डिफरेंशियल उस जगह पे अप्लाई करते हैं जहां पे चीजें ना वेरिएबल होती हैं। और अब वेरिएबल है तो इसका मतलब क्या होगा कि हर पार्ट का जो वैल्यू है वो सेम नहीं होगा। तो अब क्या करना है कि मैं ना स्मॉल सेक्शन को स्टडी करूंगा। जब मैं स्मॉल सेक्शन को स्टडी कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, कि मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन अदर वैल्यू, तो इन टर्म्स ऑफ फंक्शन जब मैं स्मॉल पार्ट को स्टडी करता हूं तो वो स्मॉल पार्ट का स्टडी ही होता है डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव। तो एज यू कैन सी कि यहां पे कैसा है कि सारी चीजें ऑलरेडी फिक्स थी, यहां पे यूनिफॉर्मिटी थी, कोई इशू नहीं था। यहां पे वेरिएशन हो रहा था, तो मैं ना ये पॉइंट और ये पॉइंट में कंटिन्यूटी नहीं थी। तो वंस अगेन आई टेल यू कि जो आप जो भी पोर्शन स्टडी करोगे देयर शुड बी कंटिन्यूटी। तो ए एंड बी के बीच में कंटिन्यूटी नहीं है, टू ब्रिंग द कंटिन्यूटी और टू क्रिएट द कंटिन्यूटी वी विल ब्रिंग पॉइंट बी वेरी क्लोज। तो कंटिन्यूटी जनरेट करने के चक्कर में हम क्या करते हैं ना, बहुत स्मॉल पोर्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं टू स्टडी, अदरवाइज कंटिन्यूटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ना समझ लो कि ना आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आज आपने स्टडी किया, कल भी स्टडी किया, परसों भी स्टडी किया, कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी क्या होगा, अभी आप बुक लेके बैठे, आप हाफ एन आवर के लिए ही पढ़े, बट देयर वाज अ कंटिन्यूटी थ्रू आउट द ईयर। के हिसाब से अगर आप देखो तो आपका जो स्टडी का पैटर्न है वो वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने कितने टाइम में कितना आपने स्टडी किया, तो वो क्वालिटी हमेशा चेंज हो रही है। कुछ उस तरह का पैटर्न होता है यहाँ पे कि आपने एक वैल्यू को चेंज कर रहे हो लेकिन ना कंटिन्यूटी नहीं है, तो आप क्या करते हो, किसी स्मॉल सेक्शन को ही कंसिडर कर लेते हो कि चलो ठीक है, आज मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मतलब ये मेरी कंटिन्यूटी हो गई है ना, बहुत स्मॉल सेक्शन को मैंने स्टडी किया। तो यहाँ पे वही कंडीशन होगा कि स्मॉल सेक्शन को आप सिलेक्ट करते हो, देयर शुड बी कंटिन्यूटी एंड वन वैल्यू विल चेंज एंड दैट विल रिजल्ट इनटू द चेंज ऑफ अदर वैल्यू। तो एक होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा लाइक ना ये जो होगा एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एज यू कैन सी कि अगर एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो वाई की वैल्यू को चेंज होना ही होना है, मतलब ऐसा था। ये देखो ना, अगर एक्स की वैल्यू चेंज किया मतलब आप यहां से यहां तक चले गए, मतलब ग्राफ में आप इस पॉइंट पे आ गए, तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। अब इसको ना हमने जो यहां पे समझा है, इस पार्ट को जब हम प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा आपको लिंक दिखेगा नहीं, बट क्या करना है कि मुझे बस समझाना था कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है और हम डिफरेंशिएशन को यूज क्यों करते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि और भी कहीं पोर्शन होगा, पार्ट होगा, उसको देखेंगे कि अगर उसमें ये पार्ट को हम इनकलकेट कर सकते हैं तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। So now we will try to solve numerical based on this differentiation and all. So अभी देखो इस पार्ट को आप समझ लो, तो यहाँ पे इक्वेशन y is equal to 2x plus 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, y depends on x, मतलब x की वैल्यू चेंज होगी तो y का वैल्यू आपको ऑब्टेन होगा। और you can say y is a function of x, that is y is equal to fx। ये तो ऐसा समझने वाली बात होगी, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, तो अगर ये कहना चाहता है कि y depends on x and I want to study the change in y due to change in x, अगर मुझे ऐसा बताना है कि we want to study the change in y with respect to change in x, तो कैसे लिखोगे आप, ये हो गया आप स्टडी करो चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन व्हाट x, इसको ऐसे लिखते हो। और स्टेटमेंट को पढ़ते क्या हम, इसको पढ़ेंगे ना डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन ऑफ किसका हो गया y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या होगा इस टर्म का, इसका मतलब ये होता ना कि हमने ना x की वैल्यू को चेंज करके द चेंज इन y को स्टडी किया इन सच सिचुएशन जब ना उसमें कंटिन्यूटी थी।
एंड दिस पार्ट शुड बी वेरी स्मॉल, है ना, ये पार्ट बहुत स्मॉल। मतलब हमने एक ऐसे टर्म से ले लिया ना जहां पे वैल्यूज वेरिएबल टाइप है, वो वेरिएबल होने के बाद क्या होता है कि मतलब देयर इज अ वेरिएशन, है ना, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। उस यूनिफॉर्मिटी में से हमने क्या किया, एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया जिसमें हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को चेंज किया एंड वाई की वैल्यू को हमने क्या किया, स्टडी किया। तो ये हो जाएगा आपका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी जो मैं बता रहा हूं उसमें आपको ये समझना है कि किस तरह से हम इक्वेशनली डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे। तो अभी जो है ना ये पर्टिकुलर पार्ट लोगों ने डिराइव किया होगा इस तरह से कि सब लोग ये एक्स रेज टू कोई एन करके वैल्यू है, बोले इसका ना आपको डिफरेंशिएशन के थ्रू आपको स्टडी करना। तो बोल रहे कि अब अगर इसको स्टडी करना है ड्यू टू चेंज इन अ पर्टिकुलर पैरामीटर, तो ये जो स्टडी होगा ना ये स्मॉल पोर्शन के लिए आपको स्टडी करना है एंड देयर शुड बी कंटिन्यूटी। तो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो ये कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करते हो तो वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है कि मतलब इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग द कंप्लीट सेट आप उसमें स्मॉल सेट को स्टडी कर रहे हो, स्मॉल सेट ऑफ द वेरिएबल कंडीशंस, जो है ना कंडीशंस वेरी हो रहा है या तो उनकी वैल्यूज में वेरी हो रही है, उस वेरिएशन में से आपने एक स्मॉल पार्ट को सिलेक्ट किया है जिसमें क्या होगा, कंटिन्यूटी होगा। ठीक है, तो अभी ये क्या होगा, बोल रहे हैं अगर ऐसा कंडीशन है तो ये फॉर्मूला इस तरह से काम करेगा, पावर विल मल्टीप्लाई और यहां पे क्या होगा, जो पावर का होगा माइनस हो जाएगा 1। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास वैल्यू है डी बाई डी एक्स, ठीक है, यहां पे दिया एक्स रेज टू 4, तो इसका क्या होगा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन 4 यहां पे आ जाएगा, ये एक्स रेज टू 4 माइनस का होगा 1, दैट इज व्हाट 4 एक्स रेज टू 3। अब अगर मान लो यहां पे डी बाई डी एक्स है और यहां पे एक्स रेज टू 6 है, तो मैं डायरेक्टली ले लेता हूं, ये एक्स 6 हो गया और एक्स हो गया 6 माइनस 1, तो 6 एक्स रेज टू क्या होगा 5 हो गया। ठीक है, एक और वैल्यू देख लेते हैं। अब इसका ले रहे हो एक्स रेज टू 9 का ले रहे हो, तो क्या होगा, ये 9 हो गया, एक्स रेज टू क्या होगा 8 हो गया। ये डायरेक्ट वैल्यूज हो गए। अब हम आ जाते हैं अगले वाले पार्ट पे, ये ग्राफ के हिसाब से। अच्छा, इस ग्राफ में ना मान लो कि ये जो वैल्यू है ना, ये वाई एक्सिस की वैल्यू है, तो यहां इसकी वैल्यू वाई है, यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वाई की वैल्यू है कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ये वाई की वैल्यू में एक्स के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर, मतलब एक्स विल चेंज बट नथिंग विल हैपन टू वाई। तो इसका स्लोप क्या होगा, if you will see the slope, इसका स्लोप होगा 0। जब इसका स्लोप 0 है तो मतलब इसका जो डेरिवेटिव होगा, मतलब ना डी वाई बाई डी टी का डी एक्स का वैल्यू भी क्या होगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि ना y यहां पे क्या कांस्टेंट है, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी ड्यू टू चेंज इन व्हाट x। समझ में आ रहा है। तो एज यू कैन सी ना, देखो ये स्लोप से कैसे रिलेटेड, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं स्लोप लेता हूं तो यहाँ पर स्लोप क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब y एक्सिस की वैल्यू चेंज हो रही है और न्यूमरेटर में एक्सिस की वैल्यू को आप चेंज करोगे डिनोमिनेटर में, तो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो आपको स्लोप मिलेगा। बट यहाँ पे क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई का मतलब हो गया वाई टू माइनस वाई वन और डी एक्स का मतलब होगा एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब एक्स टू माइनस एक्स वन को हमने क्या किया, यहाँ पे एक्स वन से एक्स टू तक चला गया, बट ना वाई वन और वाई टू की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो ओवरऑल वैल्यू का होगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी आप किसी कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करोगे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नंबर आ जाएगा पाई एंड ऑल, जैसे कि ना ये कोई नंबर आपने ले लिया तो नंबर का डिफरेंशियल जो रहेगा 0 रहेगा, पाई होगा उसका डिफरेंशियल भी क्या होगा 0 हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो काफी सारे कॉन्सेप्ट है जिनकी वैल्यू ना 0 हो जाएगी, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसको ले रहे हो। ठीक है, अब एक और पॉइंट देख लो आप जरा कि अगर मान लो कि मैंने इन पॉइंट्स को, अब अगर मान लो कि कांस्टेंट ना किसी वेरिएबल के साथ में आ गया, इफ द कांस्टेंट इज विद द वेरिएबल, कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में आ जाएगा तो क्या करना, तो ये देख लो आप, ये डी बाई डी एक्स है। ठीक है, अब इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट लेना है या उसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या होगा, देखो अब ना मैं ये 4 को 0 नहीं ले सकता, अगर 4 अकेला होता तो मैं 0 ले लिया होता, तो मैं 4 को क्या करूंगा, बाहर ले लूंगा, फिर मैं किसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करूंगा, ये x रेज टू 3 का विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 4 यहां होगा, अब उसका डिफरेंशियल अगर आप निकाल रहे हो तो क्या होगा, ये इनटू है 3x रेज टू 2, है ना, पावर एक कम हो जाएगा, तो ये कितना होगा 12x रेज टू 2 हो गया। ओके, अब इसी चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं कि मान लो कि अगर ये एडिशन वगैरह टाइप में आएगा, आपके पास समझो कि वैल्यू है डी बाई डी एक्स है और यहाँ पे वैल्यू क्या है 3x रेज टू 2 है प्लस 4x है प्लस क्या है 15 है इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू दैट विल सी। तो अब अगर मान लो ना ये 3 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, x रेज टू 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, ये 2 हो गया x, उसका पावर एक कम हो जाएगा, तो मतलब ये प्लस हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 है, 4 को बाहर ले लिया आपने, फिर क्या होगा ना d का आपने डेरिवेटिव ले लिया, d का, ये x का डेरिवेटिव ले लिया, तो क्या होगा dx अपॉन dx, dx अपॉन dx, dx अपॉन dx, तो क्या होगा dx अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे होगा डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस क्या होगा, ये नंबर है तो नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा,
तो अब अगर आगे एक्सटेंड करते हो तो क्या होगा, 3 इंटू 2 क्या होगा, 6 हो गया, 6x हो जाएगा ये, और ये क्या होगा प्लस dx अपॉन dx का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, तो ये क्या होगा 4 इंटू 1 दैट इज 4। ऐसा क्लियर। अच्छा एक और चीज है ना आपके लिए बहुत जरूरी है जानना कि ये जो मैंने टर्म लिया ना वो मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, वैसे उसका कोई मतलब नहीं है। मान लो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट किसको करना है, आपने एक्चुअल में आपका टारगेट है x को डिफरेंशिएट करना, x, बट क्या होता है ये कांस्टेंट वैल्यूज को बाहर ले जाते हो, क्या होता है पावर को पहले आप ना सिंप्लीफाई करते हो, तो पावर को सिंप्लीफाई किया आपने तो क्या मिला 3x रेज टू 2, तो एंड में एक्चुअल में क्या होता है ये dx अपॉन dx आता है, क्योंकि आपने क्या किया था, आपको डिफरेंशिएट x को करना था बट आप पहले पावर को सिंप्लीफाई किए, पावर को सिंप्लीफाई करेगा तो फाइनली dx अपॉन dx फिर लेते हो, क्योंकि आपका मेन टारगेट तो x को डिफरेंशिएट करना था, बट dx अपॉन dx की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो कभी भी कहीं पे भी करोगे ना तो उतना रिक्वायरमेंट नहीं है कि मतलब आपको शो करना है, तो अब ये शो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, मतलब ये शो करने की जरूरत नहीं है। ये कहीं कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ना ये x और ये x नहीं हुआ, जब व्हेन दीस टू क्वांटिटीज आर नॉट सेम, उस टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे भी एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब ना एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन में किस तरह से आएगा, हमें फिजिक्स में किस तरह से रिक्वायर्ड है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आप ना इमेजिन करो कि कोई डिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, दे आर गिवन द वैल्यू फॉर डिस्टेंस, है ना, तो ये क्या है, आप मानो कि डिस्टेंस की वैल्यू दिया है x इज इक्वल टू, यहां पे क्या है 2t रेज टू 2 प्लस क्या है 4t प्लस 5 करके कोई वैल्यू है, जहां पे x क्या है, x जो है वो डिस्टेंस है, ठीक है, एंड व्हाट इज द t, t यहां पे क्या है, t इज टाइम। अब क्या बोल रहे हैं कि आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है, इससे फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो तुमको तो आइडिया ही नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी आप स्टडी करते हो, वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो दे आर सेइंग कि ना अगर आप डिफरेंशियल टर्म में अगर स्टडी करना चाहते हो तो डिफरेंशियल टर्म में क्या होगा, दे आर सेइंग यू टेक अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल एंड फॉर दैट स्मॉल टाइम इंटरवल यू ऑब्जर्व द वेरिएशन इन दिस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा। तो अब ये हो गया v, ये हो गया d बाई dt। अब जो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है आपके पास, ये क्या है 2t स्क्वायर प्लस क्या है ये 4t है प्लस क्या है 5 है। अब आपके पास वैल्यू आ गया है ना, ये तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये v इज इक्वल टू ये 2 होगा इनटू ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा एंड इसका पावर डिक्रीज होगा 1 से। अब यहां पे 4 कांस्टेंट वैल्यूज है बराबर, और ये क्या होगा डिफरेंशिएट करोगे t को तो वो क्या हो जाएगा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 5 का डिफरेंशियल क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ये फाइनल वैल्यू क्या होगी v की वैल्यू हो जाएगी 4t प्लस 4, है ना, जो भी रहेगा यूनिट मान लो मीटर पर सेकंड तो मीटर पर सेकंड, ये भी एक हिसाब से इक्वेशन ही हो गया, ठीक है। अब उसके आगे कैसे प्रोसीड करना है वो भी पार्ट में बता दूंगा, बट पहले आप देख लो कि किस तरह से हम लोग फिजिक्स में इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हमको एक वैल्यूज लेते हैं, वैल्यूज लेते हो तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको क्या करना, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम लेना और उतने ही इंटरवल के आपने क्या किया डीवी को स्टडी किया, देयर शुड बी कंटिन्यूटी, दैट्स अ क्राइटेरिया। अब क्या किया आपने, ये जो वैल्यू है ना इसको अगर आपको लेना है, इसको लेना इक्वेशन नंबर 1, अब क्या करो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, क्लियर। ये a हो गया, दिस व्हाट d बाई dt हो गया। अब v का वैल्यू क्या होगा, v का वैल्यू 4t प्लस 4, क्लियर। अब अगर इसको स्टडी करेंगे तो क्या होगा, 4t में 4 कांस्टेंट वैल्यू है, dt बाई dt का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होगा या डिफरेंशियल क्या होगा 0। तो a इज इक्वल टू क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गॉट इट। अब ना इस क्वेश्चन में अब जो भी क्वेश्चन पूछना है इतना तो हमें बेसिकली सॉल्व करना ही पड़ेगा, फिर इसका जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं इस केस में कि लाइक ना फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस टाइम दैट टाइम। तो अभी ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी निकालना आपको एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो कैसे करेंगे इसको, तो जो वेलोसिटी का इक्वेशन है वो देख लो, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है हमारे पास 4t है प्लस क्या है 4 है। तो अब बोल रहे हैं 0 सेकेंड, तो मैंने क्या किया यहाँ पे v 0 ले लिया,
ये 4 है, मतलब v0 का मतलब क्या होगा, t की जगह को 0 पुट करना है प्लस 4, वैल्यू कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो 0 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना होगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मान लो 1 सेकंड पे पूछा इन्होंने, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1 सेकंड, तो क्या होगा 4 इंटू एट प्लेस ऑफ t यू विल पुट 1 प्लस क्या होगा 4, तो 4 इंटू 1 4 हो गया, प्लस 4 क्या होगा 8 हो गया, ये होगा 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्यों नहीं चेंज होगी, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। तो आप किसी भी टाइम पे पूछो, मान लो कि क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन, बोला फाइंड एक्सेलरेशन, कभी एक्सेलरेशन आपको निकालना है, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 सेकंड, तो क्या होगा a का वैल्यू 0 सेकंड पे भी क्या होगा 4 होगा, a का वैल्यू 1 सेकंड पे भी क्या होगा 4 होगा। व्हाई, बिकॉज इट इज टाइम इंडिपेंडेंट, एंड वो टाइम पे डिपेंडेंट है ही नहीं, तो टाइम के चेंज होने से एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो एक हिसाब से देखे थे कौन सा एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू इस केस में क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। अब इसके बाद एक और पार्ट है जो हमें समझना है, एवरेज। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे आप, तो उसके ना और भी मेथड्स है, बट ये वाला पार्ट देख लो। तो अगर मान लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है, तो आप इन मेथड से, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या होगा, ये तो फिक्स है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आप किसी भी पॉइंट पे निकालो आपको क्या रहेगा, सेम मिलेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ओनली, मतलब उसी टाइम पे कितना वेलोसिटी होगा, कितना एक्सेलरेशन होगा। अब हम देख लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ये मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे x की वैल्यू मुझे रखनी है, तो x का फॉर्मूला क्या है, ये 2t स्क्वायर प्लस क्या है 4t प्लस क्या है 5 है, ठीक है। अब देख लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को। अब क्वेश्चन में ना एवरेज वेलोसिटी पूछा है उन्होंने, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड ले लेते बेटर रहेगा। तो ये एवरेज स्पीड का क्या क्राइटेरिया होता है कि ये बोल रहे हैं एक सर्टेन सेट को आप स्टडी करो, टाइम इंटरवल को, फॉर अ सर्टेन टाइम इंटरवल यू स्टडी द डिस्प्लेसमेंट। तो इसको और अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे मतलब, तो ये क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो एक्स एफ माइनस एक्स आई। अच्छा, आपको ना कहीं कहीं बुक में इसको x2 माइनस x1 करके होगा, कोई इशू नहीं है, आप उस हिसाब से भी ले सकते हो, टी एफ माइनस का होगा t1 हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप टाइम इंटरवल ले लो। तो यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, एवरेज द स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एवरेज स्पीड बिटवीन, ये एट होगा बिटवीन, ठीक है। सो अब इस पर्टिकुलर पार्ट को देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आप होगा v एवरेज मैंने लिखा। अब रूल के हिसाब से देखो तो ये क्या टाइम कौन सा है, सेकंड का और फर्स्ट सेकंड का, मतलब यहां मैंने लिखा टाइम फॉर द सेकंड माइनस टाइम फॉर द फर्स्ट सेकंड। ये क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल फॉर सेकंड 2 सेकंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल फॉर 1 सेकंड। अब कैसे निकालोगे ये वैल्यूज को, तो आपको x2 एंड x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। x2 एंड x1 की वैल्यू क्या होगी, तो देख लो ये दिख रहा है x, तो अगर मान लो मुझे x2 लेना होगा, x2 का वैल्यू क्या होगा, ये 2 होगा इंटू 2 रेज टू 2 होगा प्लस 4 होगा इंटू क्या होगा 2 होगा प्लस क्या होगा ये 5 होगा। तो क्या होगा 2 2 जा 4 2 जा क्या होगा 8 हो गया, प्लस 4 2 जा 8 हो गया, प्लस क्या होगा 5 होगा, 8 जा 16 क्या होगा 21, तो 21 मीटर, करेक्ट। अब x1 की वैल्यू क्या होगी, x1 की वैल्यू देख लेते हैं, ये होगा 2 हो गया इंटू 1 रेज टू 2 हो गया, प्लस क्या होगा 4 इंटू 1 हो गया प्लस 5 हो गया। तो रूल के हिसाब से ये 2 हो गया प्लस 4 5 हो गया, 2 हो गया प्लस 4 6 हो गया, 6 प्लस 5 क्या होगा 11 हो गया, ठीक है। 9 9 2 11, ठीक है, ये 11 मीटर हो गया, गॉट इट। अब क्या करना है, इस वाले में पुट कर दो, तो जो एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट्स एवरेज स्पीड इन दिस केस नाउ, ये हो गया x2 का वैल्यू कितना है 21 है, x1 का वैल्यू कितना है 11 है, अपन क्या हो जाएगा ये वैल्यू, यहाँ पे हमने t2 का वैल्यू 2 सेकंड माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा ये 10/1, ये होगा 10 मीटर पर सेकंड, ये हो गया एवरेज स्पीड। तो अब वैसे अगर मान लो ना कि ये t1 ये 1 सेकंड है, अगर ये मान लो 4 सेकंड होता तो क्या करते हैं लोग, यहाँ पे x4 लिखते हैं माइनस x1 लिखते हैं, फिर क्या t4 माइनस t1 लिखते हैं, फिर उसके साथ हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में एवरेज एक्सेलरेशन, ये तो एक्सेलरेशन है, अब एवरेज एक्सेलरेशन का क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन के लिए भी सेम क्राइटेरिया। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या होगा, ए एवरेज एक्सेलरेशन टू, देखो इसका भी मतलब यही हो गया कि फॉर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टाइम यू स्टडी द चेंजिंग वेलोसिटी और स्पीड जो भी है, ठीक है। तो अभी ये क्या हो गया, इसका मतलब होगा वी एफ माइनस का होगा वी आई हो गया,
अपन क्या हो जाएगा टी एफ माइनस क्या हो जाएगा टी आई हो जाएगा। गॉट इट? तो ए एवरेज बिटवीन, ठीक है। अब इसमें भी ले लो आप 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो ए एवरेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका v, देखो दो टाइम इंटरवल है ना 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, तो मैक्सिमम क्या है 3 है, तो v3 लेना है, फिर हमको क्या है v1 लेना है, अपन क्या होगा ये t3 माइनस t1 लेना। आप किस फॉर्मेट में लोगे तो ना मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, दैट इज ओनली बेनिफिट। अब ना v3 v1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो v का वैल्यू क्या था, अच्छा v का वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है ना, v का वैल्यू ये 4t प्लस 4 है, तो हमने लिखा v का वैल्यू क्या है 4t प्लस 4 है, तो हम क्या निकालेंगे v3 की वैल्यू निकालेंगे, तो v3 की वैल्यू का 4 इंटू 3 प्लस 4, तो इधर 4 3 कितना हो गया 12, 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, ये बात 16 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं v1 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, v1 की वैल्यू क्या होगा 4 इंटू 1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 क्या होगा 8 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो क्या होगा, सो ए एवरेज की वैल्यू ले लेते हैं, तो ए एवरेज की वैल्यू क्या होगी, v3 का वैल्यू कितना है, v3 का वैल्यू 16, v1 का वैल्यू कितना है 8 अपॉन t3 का वैल्यू कितना है 3 सेकेंड होगा, और ये क्या होगा 1 हो गया, तो ये कितना हो गया ये 8 हो गया अपॉन 2 हो गया, कैंसिल के बाद कितनी वैल्यू हो गई है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब एक चीज नोटिस करने वाली बात आप देख लो ना, कि जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो सेम ही होगा किसके नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों, क्योंकि ना थ्रू आउट एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है ना, तो कितना भी आप इंटरवल के बीच में फाइंड करो एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहेगा इस केस में सेम ही रहेगा। बट हो सकता है कभी कभी ना एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम पे डिपेंडेंट हो, तो क्या करोगे इस टाइम पे बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी पूछा है या एक्सेलरेशन पूछा है, तो यू कैन फाइंड आउट यूजिंग दीज मेथड। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। अब एक चीज ध्यान देना कि अगर इंस्टेंटेनियस बोला है तो इंस्टेंटेनियस का क्राइटेरिया वेरी सिंपल, जो भी टाइम दिया उन्होंने उस टाइम को वेलोसिटी के इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा, एक्सेलरेशन के इक्वेशन में पुट कर दिया तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के इक्वेशन में पुट कर दिया तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो मिलेगा वो मिल जाएगा ऑन द स्पॉट वाला एट द सेम टाइम। बट अगर एवरेज पूछा है, एवरेज वेलोसिटी का क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट xf माइनस xi, xf माइनस xi अपॉन tf माइनस ti, और अगर मान लो कि एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं तो क्या होगा vf माइनस ये i है, vf माइनस vi अपॉन tf माइनस ti। आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्लास में मैं डिफरेंशिएशन के और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा, so that we can practice in better way or we can understand better way. Thank you very much.